और अगर सत्ता पक्ष आगे और मजबूत हो जाता है, टिकट टिक गया है, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया ब्लॉक बढ़ रहा था तो उसके सामने एनडीए ब्लॉक कितना बड़ा होगा ये नंबर गेम चल रहा था। यानी कल भी स्पीकर पर जो इलेक्शन होगा स्पीकर पद पर, उसके साथ साथ कौन अपनी संख्या कितनी बढ़ा सकता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। जो आम सहमति से अब तक के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, अभी तो ये बताया गया है कि एक रफ आइडिया है 292-293 का सत्ता पक्ष के पास, और सत्ता पक्ष जाहिर है कि इस आंकड़े में अगर एक का भी इजाफा करता है तो वो जो दावा है विपक्ष का आज की तारीख में कि हम ज्यादा जीत करके आए हैं, हमारे पास संख्या बल है और इस बार आप हमें दबा नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास डोलेगा। फर्ज करें आप कि 5 या 10 की संख्या में आंकड़ा घट जाता है, सत्ता पक्ष ले लेता है विपक्ष से अपने कुछ सहयोगी और अपना आंकड़ा बढ़ा लेता है, वो आंकड़ा 300 के पार चला जाता है, तो आप यकीन मानिए कि जो आत्मविश्वास विपक्ष का है वो डोलेगा जरूर। अच्छा, और ऐसे में ये जो मौका है ये अपने आप में कहां से वो आंकड़ा सत्ता पक्ष का बढ़ता दिख रहा है और किस तरीके से वो आंकड़ा विपक्ष का घटता दिखेगा, कहां आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं, थोड़ा इस पर भी क्लियर कीजिए। देखिए, अभी भी कुछ ऐसे दल हैं इस चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबां केसरी। वक्त जो कि न एनडीए के साथ है और न इंडिया अलायंस के साथ है। उदाहरण के लिए वाईएसआरसीपी, उनके 4 सांसद हैं, वो न एनडीए के सहयोग के रूप में सामने हैं, न ही वो विपक्ष का साथ दे रहे हैं। आप फर्ज करें कि जो बीजेडी है उसके एक सांसद हैं, वो न इधर है न उधर हैं, और इस तरह से और भी कई सांसद हैं जो छोटे छोटे दलों के हैं, 1 या 2 हैं जो कि अभी न इधर है न उधर हैं। ये देखिए ओवर साइज अलायंस है। ओवर साइज अलायंस से अर्थ ये है कि एनडीए में केवल 3 सहयोगियों की जरूरत है, 3 के बाद बाकी सब ओवर साइज है। एनडीए में फिलहाल जरूरत है टीडीपी की, जेडीयू की और इसके अलावा शिंदे ग्रुप की। इसी से उनके आंकड़े 272 को पार हो जाते हैं। उसके बाद एलजेपी और बाकी तमाम जितने सहयोगी उनके हैं वो उनके आंकड़ों को बढ़ा करके 292 तक ले जाते हैं। अब ये 292 का आंकड़ा और भी कुछ सहयोगी आ जाते हैं क्या? देखिए, सरकार की जो अपनी महिमा होती है उसमें बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है क्या? पिछले दिनों प्रयास चल रहे थे, ऐसी उड़ती फुड़ती खबरें हम लोग तक पहुंची थी कि अपने आंकड़ों को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष प्रयास कर रहा है, तो विपक्ष कितने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हो पाया है, ये तमाम चीजें एकदम आईने की तरह कल साफ हो जाएंगी। जी ठीक है, तो ऐसे में कुमार गौरव कुछ खबर लग रही है कि अब जोड़ तोड़ का कुछ प्रयास शुरू किया गया, क्योंकि अब तो विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है मैदान में। देखिए, जाहिर तौर पे पार्टी के जो फ्लोर मैनेजर्स होंगे बीजेपी के, एनडीए के, वो जरूर इस काम में लगेंगे, क्योंकि जब चुनाव की नौबत आई है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष अपना ताकत दिखाने का प्रयास करेगा। ऐसे में देखिए, बाकी जो दल किसी के साथ नहीं है वो तो ठीक है, टीएमसी के पास भी अच्छे खासे नंबर्स में सांसद हैं, वो क्या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, खासकर या इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार कहें, उनके नॉमिनेशन पेपर पे उनके सांसदों ने या उनके सदन के नेता ने हस्ताक्षर किया है क्या, ये अभी जानकारी ठीक से सामने नहीं आ पाई है। अगर उन्होंने हस्ताक्षर किया है तो फिर ये दिखेगा कि ये जो 233-34 की संख्या है विपक्ष की, वो मेंटेन रहेगी, और अगर हस्ताक्षर नहीं किया होगा टीएमसी ने, तो अगर ऐसी स्थिति में वो हो सकता है इंडिया अलायंस के पक्ष में वो वोट न करें और एब्सटेन कर जाए, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो एनडीए के साथ न जाए। लेकिन अगर टीएमसी गायब होती है, बीच में एब्सटेन करती है, दोनों के वोटिंग नहीं करती है, तो फिर इंडिया अलायंस के नंबर्स कम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वाईएसआरसीपी समेत छोटे छोटे जो दल हैं, जिनके सांसद जो किसी अलायंस में इस वक्त नहीं है, वो कहां जाते हैं, उनका रुख किसकी तरफ होता है, वो वोटिंग करते हैं या सरकार के साथ जुड़ना पसंद करेंगे या विपक्ष के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से मोटे मोटे आंकड़े को अगर देखें, टीएमसी को लेकर भी देखें, जो कि प्री पोल अलायंस में इंडिया अलायंस के साथ नहीं थी, पोस्ट पोल अलायंस उसे
माना जा रहा है। तो 233-34 इनके पास, 293-94 एनडीए के पास, बाकी जो बीच के बचे हैं वो चाहे तो इंडिया अलायंस का संख्या बढ़ाएंगे या एब्सटेन करेंगे या फिर एनडीए की संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन टीएमसी के तौर पे क्योंकि उसके पास 30 के आसपास नंबर्स हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है या नहीं इस स्पीकर चुनाव पे, उस पे नजर होगी। क्योंकि अगर वो अलग होती है तो इससे विपक्ष का मनोबल टूटेगा और सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़ेगा। जी, कुछ संभावना दिख रही है संजीव, क्या वाकई टीएमसी दगा दे सकती है, धोखा दे सकती है? और नॉमिनेशन पर उनके भी हस्ताक्षर हैं या नहीं है, कुछ खबर मिल रही है? देखिए, अभी की स्थिति जो है उसके हिसाब से धोखा नहीं दिया जाएगा। टीएमसी के सांसदों ने तो यही कहा है और टीएमसी के सांसदों के लिए सबसे बड़ी अड़चन के तौर पर बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी थे। आप जानते हैं अधीर रंजन चौधरी को लेकर के एक टकराव की स्थिति कांग्रेस और टीएमसी में बनी रहती थी। इस बार वो चुनाव हार गए। तो कल ही मैं देख रहा था उनकी गैर मौजूदगी का एक असर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब संविधान के प्रतियां लेकर के मार्च कर रहे थे तो जो दल सबसे आगे उनके साथ था वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद ही थे। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस मौके पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा उनको दिखाई पड़ता नहीं है। वो एब्सटेन करे, इस बात की संभावना और गुंजाइश जरा कम नजर आती है। वापस लौट रही हूं, राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ गया है जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले कुमार गौरव कर रहे थे। सुनिए पहले बयान, क्या कुछ कहा उन्होंने। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, कह रहे हैं कल से अब तक 3 बार उनसे बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत किसी समाधान तक पहुंची नहीं और टकराव की स्थिति इसीलिए हमें आज नजर आई। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, 3 बार बातचीत हुई है जिसका जिक्र किया यहां राजनाथ सिंह ने, लेकिन संजीव अब चाहे आप ऐसे देख लीजिए या किसी भी तरीके से देखें, लेकिन विपक्ष के हाथ तो खाली रह गए ना। डिप्टी स्पीकर पद मिलते मिलते बेशक यहां स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन नतीजे तो साफ दिख रहे हैं। नहीं, ये विपक्ष को अच्छी तरह से अंदाजा था कि उन्हें विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा और अगर उन्हें मिलना होता तो ये पहली बातचीत में ही आश्वासन के तौर पर सामने बात आ जाती। देखिए, कोई भी आज की तारीख में अगर स्पेस दिया जाता है विपक्ष को तो वो हार स्वीकार करने के बराबर होगा। सत्ता पक्ष के द्वारा हार स्वीकार करने के बराबर होगा कि हाँ भाई, हमारे आंकड़े कम हो गए हैं और इसीलिए हम आपका डिप्टी स्पीकर स्वीकार करेंगे। इस बात को स्वीकार करने के मूड में कतई नहीं है सत्ता पक्ष। जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिस तरह से यहाँ संसद में व्यवहार है, सत्ता पक्ष कहीं भी इस बात को मानना नहीं चाहता है कि उसके आंकड़ों में कोई कमी आई है। प्री पोल अलायंस बहुमत पाया है तीसरी बार, 62 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री दोबारा से चुने गए हैं, तिबारा से चुने गए हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इसी बात को लेकर के वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है और वो सरेंडर करता हुआ नजर आए, डिप्टी स्पीकर का पद देता हुआ नजर आए, ऐसा कतई नहीं होता। और इसी बात को भांप लिया विपक्ष ने और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बात को ठगे जाने से पहले ही एक्शन ले लिया और सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, एक दलित कैंडिडेट, दलित समाज से आने वाले कैंडिडेट। कितने लोग होंगे जो उनका विरोध करेंगे? ये तमाम लॉजिक आपको आने वाले चंद घंटों में दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में जबकि ओम बिरला बनाम के सुरेश ये स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की ये खींचतान और जो टकराव नजर आ रहा है इस वक्त, कुमार गौरव, मेरे जहन में एक ही बात आ रही है, ये तो भी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका था और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हुआ और विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन के साथ इसे शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपियां भी दिखाई कि आप संविधान का पालन कीजिए, जब वो शपथ लेने के लिए, एक सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए लोकसभा में खड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है, मैसेज कल से ही था। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की बारी थी, भर्तृहरि महताब को चुना गया था, 7 बार के लगातार सांसद हैं। उसकी जगह विपक्ष ने कहा कि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। सत्ता पक्ष ने कहा कि उनकी सांसदी जो 8 बार की है उसमें 2 बार ब्रेक है, 1998 और 2004 में ब्रेक है, इसलिए कंटिन्यूटी में उनका अधिकार नहीं बनता। भर्तृहरि महताब परफेक्ट चॉइस है और जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता, कोई बहुत सत्ता वाला, ताकत वाला पद वो नहीं है। उनका काम सिर्फ जो
सांसद चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाना है। लिहाजा वहां से विवाद बढ़ा। पहला विवाद हुआ था, दूसरा विवाद जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो उस वक्त उनको संविधान की कॉपी दी गई। प्रधानमंत्री ने भी पलटकर जवाब दिया कि आज, कल ही बोला था आज के बारे में कि आज 25 जून है और आज से 49-50 साल पहले देश पे आपने इमरजेंसी थोपी थी। तो कहीं भी कोई कोताही किसी की तरफ से कमी नहीं थी। विपक्ष भी विरोध प्रदर्शन लड़ाई के मूड में दिख रहा था। सत्ता पक्ष भी पहले जो 303 की संख्या उनके पास थी या 2014 में 272-73 की संख्या थी, उसी अंदाज में 2024 में भी सत्ता पक्ष नजर आ रहा था कि बीजेपी के पास भले ही पूर्ण बहुमत नहीं है लेकिन ताकत उतनी ही है, एनडीए अलायंस के पास पूरी ताकत है। तो अटैक लगातार पहले दिन से ही चल रहा था और पूरा चुनावी माहौल जो था वो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ बनाम संविधान की रक्षा करने, बीजेपी बार बार जो कहती थी कि हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष चुनकर ही इसलिए आया है सत्ता पक्ष के खिलाफ कि वो संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच गया था। तो लड़ाई चुनाव के दौरान शुरू हुई है। पहले दिन भी सदन में देखने को मिली। दूसरे दिन जब मुख्य मौका आया है स्पीकर के चुनाव का, कंसेंसस बनते बनते सत्ता पक्ष की तरफ से 3 बार बात किया गया। विपक्ष ने कुछ अपनी डिमांड रखी, जाहिर सी बात है जो ट्रेंड थे उस आधार पर डिमांड रखा। चलिए अब इस बीच इस टकराव के बीच अब कल की तस्वीर देखना बहुत दिलचस्प होगा, जब लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा और आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।